हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है दोस्तों कि रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। दोस्तों, ये जो आईटीआर में फाइल करने जा रहा हूँ, मेरे एक क्लाइंट का था जिसने फुल रिफंड लेने के चक्कर में आईटीआर गलत फाइल किया था, जिसमें कुछ फेक डिडक्शंस और एग्जाम्शंस दिखा रखे थे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे इनका जो रिफंड है 55,510 रुपीज़ का ऑलरेडी इनको रिफंड इशू हो चुका है। तो दोस्तों, मैं अभी इनका जो इन्होंने आईटीआर फॉर्म फाइल किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इन्होंने आईटीआर फॉर्म फाइल किया था, उसमें क्या क्या डिडक्शन दिखाए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो इनका आईटीआर फॉर्म है जो मेरे पास है, जो उन्होंने 24 मई को फाइल किया था, उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। इन्होंने तो टोटल इनकम है 9,06,774, ये करेक्ट है, एज पर कॉन 16 है। लेकिन यहाँ पर जो अलाउंसेस हैं, लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ये 94,000 का जो यहाँ पे अमाउंट दिखा रखा है, ये एक्चुअली इन्होंने गलत दिखा रखा है। तो ये 94,000 किस किस में दिखाया है दोस्तों? यहाँ पे इन्होंने अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14(1) में दिखाया है 10,000। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14(2) में दिखाया है यहाँ पे 24,000। उसके बाद यहाँ पे हाउस एंड अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13(a) में यहाँ पे 60,000 इन्होंने लिखा है। एक्चुअल इनके केस में ऐसे कुछ भी डिडक्शंस है नहीं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे नीचे और डाउन में देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने अंडर सेक्शन 80 में यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी इन्होंने दिखाया हुआ है 1,50,000। तो दोस्तों, जिसके कारण इनका जो रिफंड है फुल रिफंड बन रहा था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसके कारण इनका जो रिफंड है वो 55,510 बन रहा था। लेकिन दोस्तों, अब इनको समझ में आ गया कि मैंने जो रिफंड लिए हैं वो गलत रिफंड लिए हैं। तो ये वो इनका कहना है कि मेरा रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिए, मेरा एक्चुअल जितना रिफंड बन रहा है उतना ही मेरा रिफंड मुझे मिलना चाहिए, या फिर मेरे को और टैक्स पे करना है तो मैं पे करने के लिए एग्री हूँ। तो दोस्तों, अब हम इनका रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे। तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली फाइल रिवाइज रिटर्न पर क्लिक करना है। रिवाइज रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर, जिसके लिए आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हो, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबमिशन मोड ऑनलाइन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहले से डाटा है इसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पर चेक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना है। दोस्तों, आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हो, एज पर योर इनकम वही एप्लीकेबल है या नहीं है। यदि आपकी शेयर मार्केट से या फिर अदर किसी बिजनेस सोर्स से इनकम है तो आपको अदर आईटीआर फॉर्म्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इनका सिर्फ सैलरी इनकम है और यहाँ पे इनकी कोई हाउस रेंट इनकम नहीं है, अदर किसी भी टाइप की इनकम नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसलिए मैं इनके केस में आईटीआर 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक लिमिट के ऊपर चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो अदर का ऑप्शन, जब आपकी इनकम ब्लो 2.5 लाख रुपीज़ है और आप आईटीआर फाइल करते हो, आपको अदर को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर चेक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के लिए मैसेज आएगा, आप उसको एक्नॉलेज करके ओके कर देना है। इसमें बताया जा रहा है कि आप अपने डेटा को एक बार 26 TIS AIS से मैच कर लेना है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आ जाएगा यहाँ से आपका आईटीआर का मैन फाइलिंग शुरू होता है। तो दोस्तों, इसमें टोटल आईटीआर के 5 शेड्यूल्स होते हैं, एक एक करके हमें पूरे 5 शेड्यूल्स को क्लियर करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन से, और एक एक करके हम सारे शेड्यूल्स को फिल करेंगे एज पर फॉर्म 16 और एज पर अदर डेटा। दोस्तों, यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद आपसे वेरीफाई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, जिसमें आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स होती हैं। आपको एक बार उनको चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एडिटेबल फील्ड होता है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस को आप अपडेट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपकी नॉन एडिटेबल होती हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो एडिटेबल होती है। एडिटेबल यहाँ पे आप एडिट पे जाके आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका जॉब किस टाइप का है, आपका सोर्स ऑफ इनकम किस टाइप का है, उसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, जिस इंप्लॉय का मैं आईटीआर रिवाइज करने जा रहा हूँ, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जो कि डिफेंस सर्विस पर्सन है। तो यहाँ पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को चेक करूँगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे फाइलिंग सेक्शंस, यहाँ पे आपको 139(1) यानी कि आप ड्यू डेट से पहले आप आईटीआर को फाइल कर रहे हो तब इसको चेक करना होता है। 139 सबसेक्शन 4 यानी कि आप बी लेटर रिटर्न आप ड्यू डेट निकलने के बाद जब आईटीआर फाइल करते हैं तो 139(4) में फाइल करना होता है, जिसमें आपको लेट फीस एप्लीकेबल होती है। 139 सबसेक्शन 5 जो कि रिवाइज रिटर्न, जब हमने एक बार रिटर्न को फाइल कर दिया और अब जब हम रिवाइज करते हैं तब हमारे को 139 सबसेक्शन 5 में फाइल करते हैं। और दोस्तों, 119 सबसेक्शन 2 ब्रावो, ये है कंडोनेशन डिले फाइल करते हैं। किसी कारणवश आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हो, आप बीमार होते हो या किसी अदर कॉजेज के कारण आप आईटीआर फाइल नहीं करते, तो आपको असेसमेंट ऑफिसर की परमिशन मिलने के बाद आप 119 सबसेक्शन 2 ब्रावो में आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जब नीचे देखोगे तो यहाँ पे है
फाइल रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, यदि आपको कोई नोटिस रिसीव हुआ है उसके रिप्लाई में आप आईटीआर को अपडेट कर रहे हो, तब आप ये सारे सेक्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इंटर रिसीट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न जो हमने आईटीआर पहले फाइल किया था वहाँ उसका यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, जिस डेट में आपने रिटर्न फाइल किया था उसकी डेट भी आपको यहाँ पे चेक करनी होती है। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसई, यदि आप न्यू टैक्स रेजिम को सिलेक्ट कर रहे हो तब आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी। यदि आपकी बैंक डिटेल्स वैलिडेट नहीं है तो आप पहले उनको वैलिडेट कर लीजिए, उसके बाद आप आईटीआर को प्रोसीड करिए। बैंक डिटेल्स कैसे वैलिडेट करते हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे फ्लैक्स फॉर रिफंड को चेक करना है, इंश्योर कर लेना कि यदि आपका कोई रिफंड अमाउंट बनता है तब आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए चेक इन होना जरूरी है, और रिफंड नहीं भी बनता है तभी भी ये चेक इन होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको ग्रॉस टोटल इनकम पर जाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सैलरी एग्जम्पशंस के बारे में पूछा जाएगा। जो एग्जम्पशंस आपके फॉर्म 16 में दिए गए हैं, जो आपको एम्प्लॉयर ने आपको एग्जाम किए हुए हैं, उनको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म 16 की, तो मैं यहाँ पे फॉर्म 16 आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है फॉर्म 16, और फॉर्म 16 में जो डेटा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है वो 9,06,774। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 10 इनकी 2400 है, जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस का होता है। पर चाइल्ड 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 2 चाइल्ड का इनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस का मिला हुआ है, तो यहाँ पे 2400 टोटल हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अंडर सेक्शन 80C यहाँ पे टोटल इनका सेविंग्स है 2,18,112 की, लेकिन जो क्वालिफाई अमाउंट है वो 1,50,000, क्योंकि 80C की जो मैक्सिमम कैपिटल लिमिट है वो 1,50,000 ही होती है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका टोटल टैक्स पेएबल कितना हो रहा है, 55,509 रुपीज़ इनका हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 16 के पेज नंबर 3 पे चलते हैं। तो यहाँ पे इनको कुछ प्रीवियस ईयर में एरियर्स ही मिले हुए हैं, जिसको मिला के इनकी टोटल इनकम 9,06,774 हो रही है। तो यहाँ पे जो इनको एरियर्स मिले हुए हैं 20 और 21 का मिला हुआ है 25,688, और उसके बाद यहाँ पे 21-22 का मिला हुआ है यहाँ पे 88,076। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 22-23 जिसके लिए हम आईटीआर फाइल करेंगे उसकी जो इनकम है 7,93,010 रुपीज़ टोटल इनकम है, और एरियर को मिला के टोटल इनकम होगी 9,06,774। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एरियर का भी कैलकुलेशन कर रखा है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो यहाँ पे जो 21-22 की इनकम है एज पर आईटीआर कॉपी की हुई है। उसके बाद जो यहाँ पे जो टैक्स पेड है प्रीवियस ईयर में यहाँ पे 0 है, और इनको जो एरियर मिला तो एरियर को मिला के टोटल अमाउंट हो गया यहाँ पे 4,66,958 फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो दोस्तों जब इसके ऊपर हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए आप अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इनकम टैक्स पोर्टल पर इनकम टैक्स कैलकुलेट से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्यू टैक्सेस 0 आ जाएंगे। तो पुराने प्रीवियस ईयर में इन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया, और यदि इनको एरियर मिल जाता है तो इनकी जो टोटल इनकम 4,41,270 से इंक्रीज होकर के 4,66,958 हो जाती है, तभी भी इनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड असेसमेंट ईयर है 22-23, जिसकी जो एज पर आईटीआर जो इन्होंने फाइल किया था उसके एज पर आईटीआर इनकी इनकम थी 4,81,370, और इनको जो एरियर मिला 88,076 का, तो इसको जब हम प्लस कर देंगे तो टोटल जो टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी प्रीवियस ईयर के मुताबिक 5,69,446। जब इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टोटल टैक्स आ रहा है 27,445, और इन्होंने पहले कोई टैक्स नहीं दिया तो टोटल टैक्स में जो डिफरेंस आ जाएगा 27,445। यदि इस इनकम को इस एरियर को प्रीवियस ईयर में शिफ्ट करते हैं तो इनको इसके ऊपर इतना टैक्स देना पड़ेगा, या ये बोल रहे हैं कि यदि ये पैसा उसी ईयर में इनको रिसीव होता तो इनको इतना टैक्स देना पड़ता। उसके बाद दोस्तों जो ईयर आ जाती है जिसके लिए हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो उसकी जो टोटल इनकम है यहाँ पे 7,06,040, ये कहाँ से आ रही है, ये आपको टोटल टैक्स लेवलिटी जब हम आईटीआर फाइल करेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे, उसमें से आपको फिगर उठाना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का जो एरियर का टोटल हो रहा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1,30,764, इसको इसमें से लेस कर दें। जब इसमें से इसको लेस कर देंगे तो यहाँ पे टोटल इनकम जो नेट इनकम आ जाएगी 5,92,276। अब इसके ऊपर तो टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल टैक्स हो जाएगा यहाँ पे 32,193। दोस्तों इस टैक्स में कोई एरियर इंक्लूड नहीं है। अब दोस्तों प्रीवियस ईयर का एरियर के कारण लगा हुआ टैक्स और करंट ईयर में जो लगने वाला टैक्स दोनों का टोटल कर लेंगे, तब यहाँ पे जो टोटल टैक्स निकल के आएगा 10 फाइल करने के बाद 59,638। और यदि हम 10 फाइल नहीं करते हैं तो हमारे को जो टोटल टैक्स कैलकुलेट होकर के आ रहा है 55,856। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिलीफ है कुछ भी मिलने वाली नहीं है, तो एरियर फॉर्म 10 फाइल करके कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसीलिए
फॉर्म 10 फाइल नहीं करूँगा। अब मैं लेके चलता हूँ आपको ITR फाइल पे दोबारा वापस। तो दोस्तों यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एंकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म ETC। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा इनका कुछ भी नहीं है, इनको 10,000 यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलता है जो कि ऑलरेडी फॉर्म 16 में लेस करके आता है, तो यहाँ पे नो आएगा। उसके बाद दोस्तों आर यू एलिजिबल टू क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी आपको फॉर्म 16 में देख के बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो 2400 है, ये जो इनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस का मिला है, तो आप इस फिगर को यहाँ पे एंटर कर सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पे इसको यस करके यहाँ पे 2400 कर देता हूँ। और दोस्तों जो कंपनसेटरी अलाउंसेस होता है, कंपनसेटरी अलाउंसेस जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाते हो जॉब के लिए, टेम्परेरी ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पे आपको जो उसकी वजह से खर्चे बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपनसेटरी अलाउंसेस। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं इनके केसेस में, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस का 2400 हम इंटर कर चुके हैं। हॉस्टल अलाउंसेस होते हैं दोस्तों, ये आपका बच्चा हॉस्टल पढ़ता है तो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है, तो उस पर 300 पर चाइल्ड पर मंथ एग्जम्प्टेड होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2400 इंटर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद हाउस रेंट अलाउंसेस, यहाँ पे नथिंग है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। हाउस रेंट अलाउंसेस जब आपको HRA मिलता है तभी आप क्लेम कर सकते हो, यदि आपको एम्प्लॉयर द्वारा HRA नहीं मिल रहा तब आप हाउस रेंट अलाउंसेस क्लेम नहीं कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, जितना आपको HRA मिल रहा है, जितना आप रेंट पे कर रहे हो और आपका बेसिक पे DA, इनका टोटल का 40% 50% का रेशियो होता है। यदि आप क्लास 1 सिटी में हो जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तब आपको 50% का रेशियो निकालना होता है, और जब आप कोई सेकंड क्लास सिटी में हो तो आपको 40% आपकी बेसिक पे DA का अमाउंट, इन तीनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट कम होगा वो अमाउंट आप हाउस रेंट के लिए क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई रेंट पे रह नहीं रहे, इनको HRA मिल रहा है लेकिन ये रेंट पे नहीं रहते, इसकी वजह से इनको HRA का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रैवल अलाउंसेस कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशंस फ्रॉम सैलरी इनकम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से अलाउंसेस दिए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि यदि आप अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 रेम्युनरेशन रिसीव्ड एज एन ऑफिशियल बाय व्हाटएवर नेम कॉल ऑफ एन एम्बेसी, हाई कमीशन, ETC, यदि आप हाई कमीशन में हो या फिर आप एम्बेसी में जॉब करते हो तब आप यहाँ पे इसका एग्जम्पशन ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों यदि आप आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तब आपको कुछ एग्जाम इनकम है, तब आप उसको यहाँ पे सेल करते हो। यदि आप हाल ही में रिटायर हुए और आपको जो ग्रेचुटी मिली है तब आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हो। दोस्तों जो ग्रेचुटी का अमाउंट होता है प्राइवेट एम्प्लॉय में उसमें अलग कैलकुलेशन होता है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसका अलग कैलकुलेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जितना ग्रेचुटी में अमाउंट मिला टोटल अमाउंट आप यहाँ पे फिल कर दो, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको चैनल पर डाल दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे लीव इनकेसमेंट का, यदि आपको रिटायरमेंट के दौरान यदि या फिर आपने जॉब शिफ्ट किया है तो आपको कुछ लीव इनकेसमेंट का जो पैसा मिला वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। दूसरा दोस्तों यहाँ पे कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जब आप रिटायरमेंट जाते समय आपने अपनी पेंशन के ऊपर गवर्नमेंट से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है जिसको हम बोलते हैं कमिटेड वैल्यू, वो एक तरह से लोन ही होता है। यदि आपने ऐसा कुछ लिया है तब आप यहाँ पे यस कर सकते हो, चेक कर सकते हो, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इनको नो कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप देखोगे ग्रॉस सैलरी 9,06,774, यहाँ पे एज पर फॉर्म 16 भी आप देख सकते हो 9,06,774, तो करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेस अलाउंसेस एग्जाम 2400 जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 लेस हो चुका है, तो यहाँ पे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी 8,54,374। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 16 में देखेंगे, यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम है, आप देख सकते हो 8,54,374, ये बिल्कुल मैच कर रही है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि दोस्तों आपने अपना अगर किराए पे दे रखा है या आप किराए पर रहते हो तो उस केस में आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डेटा फिल कर सकते हो। यदि आपके पास होम लोन है तब आप होम लोन का जो इंटरेस्ट पेबल होता है, जितना आपने टोटल साल में इंटरेस्ट किया उसको आप यहाँ पे फिल कर दोगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, तो दोस्तों इनको प्रीवियस ईयर का जो रिफंड मिला था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा था 1,665 का, वो भी इनकी इनकम में इंक्लूड हो गया है। उसके बाद जो इनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई है 8,56,039 रुपीज़। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इनका जो ग्रॉस टोटल इनकम शेड्यूल्स है वो भी फिल हो चुका है और ग्रीन टिक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमारे को टोटल डिडक्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिडक्शंस में आर एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड, यहाँ पे कोई डोनेशन पे नहीं किया तो नो करना है। उसके बाद दोस्तों आर एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे वैसा कोई डोनेशन किया नहीं तो नो करना है। उसके बाद आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG, तो यहाँ पे भी
कुछ है नहीं तो नो करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 80C, तो दोस्तों यहाँ पे 80C में क्या क्या आता है, क्या क्या कवर करता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और 5 ईयर्स टैक्सेबल फिक्स डिपॉजिट, और चिल्ड्रन का जो ट्यूशन फीस पेमेंट करते हैं वो भी इसमें कवर करता है। और दूसरा दोस्तों, जब आप होम लोन पे करते हैं तो होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी इसमें कवर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 80C में इनका 1,50,000 है, जैसा कि आप फॉर्म 16 में देख सकते हो, यहाँ पे 1,50,000 है। तो दोस्तों यहाँ पे 80CCD में कुछ भी नहीं है, नो करना है। 80D में मेडिकल एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है, नो करना है। उसके बाद 80E जो कि हायर एजुकेशन के लिए आप कोई लोन लेते हो पढ़ाई के लिए तो यस करना होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लोन है नहीं तो नो कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये दोस्तों आपका सेविंग बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो आपको 10,000 तक के अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे यस करके, मेरे केसेस में कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, यहाँ पे यस करके आप आगे जाके अमाउंट फिल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आर इज एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शंस, मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। आपके केसेस में आप यहाँ पे यस करके चेकआउट कर लेना, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं सारी डिटेल्स आगे कवर नहीं करूँगा इसमें। वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा टच कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 80C वगैरह में कुछ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके केसेस में हम यहाँ पे अमाउंट 80CC, 80CCD, 80CCD 1 ब्रावो ये सब होते हैं। इनमें जो 80CCD 1 भी होता है इसमें एक्स्ट्रा 50,000 का एग्जम्पशन मिलता है। उसके बाद दोस्तों 80D जो मेंटेनेंस ऑफ ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस ट्रीटमेंट मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह इसमें कवर करते हैं। 80D में भी मेडिकल ट्रीटमेंट का आता है। 80E में जो हाउस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो इसमें कवर करता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर। 80E में भी सेम हाउस लोन का ही आता है। और 80EB में आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और 80GC में डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज का। और 80U में यदि आपका कोई डिपेंडेंट या फिर कोई डिसेबल है तब उसके केसेस में हम इसको फिल करते हैं। तो मेरे केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको नो कर रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई और डिडक्शंस, जो भी डिडक्शंस आपने सबमिट किए हैं उसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लें। यहाँ पे एक बार कंफर्म करने के लिए आपसे बोल रहा है। यहाँ पे 80C में मैंने 1,50,000 का किया था, कंफर्म है कोई। दोस्तों यहाँ पे 80D में मेरा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 80D का जब आता है तो यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, यानी कि आपके पेरेंट्स को छोड़कर आपकी फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आपके केसेस में है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। तो दोस्तों इसमें ध्यान में रखना है आप और आपकी वाइफ, आपके बच्चे, इनमें से कोई, आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर की बात नहीं हो रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज द सीनियर सिटीजन, अब यहाँ पे आपके पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा है। आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स कोई सीनियर सिटीजन है तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है, सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है और कंफर्म के ऊपर क्लिक करना। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टोटल डिडक्शन शेड्यूल्स भी फिल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो शेड्यूल आता है टैक्स पेड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों ये जो टैक्स पेड शेड्यूल होता है इसमें जो हमने ऑलरेडी हम जो टैक्स पे कर रखे हैं वो यहाँ पे आता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपने अपने फॉर्म 16 से टैली करना है कि यहाँ पे जो टोटल टैक्स पेड 55,509, तो और यहाँ पे आप देख सकते हो 55,509 बिल्कुल टैली कर रहा है। दोस्तों कुछ केसेस में ये चेंजेस हो सकता है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया तो यहाँ पे जो डेटा आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर ने जनरेट किया है और जो इंटरेस्ट पर जो टैक्स काटा है वो आपके बैंक ने काटा है। तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वेरी भी हो सकता है। और दूसरे केस में किसी भी अदर सोर्स से आपको इनकम रिसीव हुई होगी तो वो भी यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगी, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेटा आपको फॉर्म 16 से मैच नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये कि ये डेटा आपके फॉर्म 16 से कम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तभी भी आपको अपना डेटा चेक करना है कि मेरा कहाँ से इनकम रिसीव है, किसके ऊपर मेरे को टैक्स लगा, क्योंकि हो सकता है जिस इनकम के ऊपर आपको टैक्स लगा हुआ है आपकी एग्जम्प्टेड इनकम हो। उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे हमारा टैक्स पेड शेड्यूल्स भी फिल हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो टोटल टैक्स लायबिलिटी होता है किसी शेड्यूल्स के अंदर पता चलता है हमारे को कि हमारे को कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है या फिर हमारे को कितना रिफंड होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इनका जो ग्रॉस टोटल इनकम है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस और अंडर सेक्शन 10 के जो एग्जम्पशन है उनको लेस करने के बाद जो आपकी नेट इनकम आती है वो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 80C का जो अमाउंट है 1,50,000 लेस हो गया तो आपकी टोटल इनकम आ गई 7,06,040। तो दोस्तों ये जो टोटल इनकम होगी यहाँ पे 7,06,040। अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन की बात करते हैं तो टैक्स कैलकुलेशन दोस्तों यहाँ पे अप टू 5 लाख रुपीज़ होता है 12,500, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर 5% टैक्स लगता है जो कि 12,500 होता है। अब दोस्तों जब हम इसमें से 5 लाख कम कर देंगे तो यहाँ पे 2,06,040 रुपये आपके पास बचे। 2,06,040 के ऊपर जब हम 20% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे और वो जो अमाउंट आएगा उसको प्लस
12,500 को दोनों को टोटल करके जो अमाउंट आएगा वो आएगा 53,708। आप इसको कैलकुलेट मैनुअली कर लेना। उसके बाद दोस्तों इस पे जो गवर्नमेंट 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाती है जो कि 4% होता है, तो यहाँ पे 4% आएगा 2148। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल टैक्स पेबल हो जाता है 55,856। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे सारे शेड्यूल्स फिल हो चुके हैं। अभी मेरे को सिर्फ प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे यदि आपको रिफंड होने वाला अमाउंट है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिफंड होने वाला अमाउंट। यदि आपको टैक्स पे करना है तो यहाँ पे आपको यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹350। यहाँ पे मेरे को 350 रुपीज़ का और टैक्स पे करना है क्योंकि यहाँ पे कुछ इनकम इंटरेस्ट इनकम जो कि टैक्स रिफंड रिसीव हुआ था उसके ऊपर लगी थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे मैं पे लेटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये रिवाइज रिटर्न है, इसमें ऑलरेडी ये रिफंड ले चुके हैं। जब ये रिवाइज रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा तो डिमांड रेज होकर आएगी, कुछ अमाउंट को मैं यहाँ पे लास्ट में पे कर पे लेटर के ऊपर क्लिक पे लेटर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में दोस्तों यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स को चेक करना है। उसका दोस्तों आपको यहाँ पे लोकेशन में प्लेस में आपको लोकेशन फिल करनी है जहाँ से आप आईटीआर फाइल कर रहे हो। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पूरा डेटा समराइज फॉर्म में आ जाएगा। जो आपने डिडक्शन क्लेम किए, जो आपने एग्जाम्पल शो किए, जितनी आपने ग्रॉस सैलरी शो की, जितना आपका रिफंड बनने वाला है वो सारा कैलकुलेशन आपको एक समराइज फॉर्म में आपको पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से आप डाउनलोड करके भी आप उसको रख सकते हो। तो दोस्तों आपने एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद आपको सीधा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल। यहाँ के बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और ई वेरीफाई वाया आईटीआर भी। यदि आप इंस्टेंट वेरीफाई करके फिर आईटीआर को सबमिट करना चाहते हैं तो ई वेरीफाई नाउ। ई वेरीफाई लेटर आप विदिन 30 डेज आप ओटीपी के माध्यम से या ईवीसी के माध्यम से या फिर आप स्पीड पोस्ट के द्वारा आप आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हो। और तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे आईटीआर वाया आईटीआर भी। यहाँ पे दोस्तों आपको स्पीड पोस्ट प्रिंट निकाल के फॉर्म को सिग्नेचर करके सीपीसी बेंगलुरु को भेजना होता है। जब वो वहाँ पे रिसीव हो जाएगा तो आपका आईटीआर सबमिट माना जाएगा। अनटिल अनलेस जब तक रिसीव नहीं होता तब तक आपका आईटीआर फाइल माना नहीं जाएगा और जब आपका आईटीआर रिसीव होगा तभी वो उसी डेट में आपका आईटीआर फाइल माना जाएगा। तो दोस्तों बेटर ऑप्शन ये है कि आप इंस्टेंट वेरीफाई कर दो या फिर ई वेरीफाई लेटर करके आप ओटीपी के माध्यम से तुरंत 1-2 दिन में आप उसको वेरीफाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे ई वेरीफाई लेटर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दे रहा है कि आपको विदिन 30 डेज आपको ये वेरीफाई करना है और किन किन माध्यम से आप कर सकते हो वो भी यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ पे आपको वार्निंग मैसेज दे रहा है कि एक बार आपने सबमिट कर दिया तो वो मॉडिफाइड ई गैरस। सबमिट करने से पहले आपको एक बार सारी चीज़ें सोच लेना है कि मैंने डेटा करेक्ट फिल किया है या नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबमिट कर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने रिवाइज रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मैसेज दे रहा है कि विदिन 30 डेज आपको इस आईटीआर को वेरीफाई करना है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो कि किस तरह से हम आईटीआर को रिवाइज करते हैं। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आईटीआर में कोई भी फेक डिडक्शंस क्लेम ना करें, करेक्ट आईटीआर फाइल करें। यदि दोस्तों आपने फेक डिडक्शंस क्लेम कर रखे हैं तो दोस्तों आपके पास टाइम है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले आप अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करोगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप आईटीआर को रिवाइज नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा आईटीआर यू। अब यदि आप आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो आपको मिनिमम 25% पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट आपको रिफंड इशू कर देगी, अभी आपको रिफंड इशू कर देगी क्योंकि उसका डबल फायदा है। आपको एक बार रिफंड दे देगी, आपने जो भी डिडक्शंस कुछ भी दिखाया होगा उसके ऊपर आपको रिफंड दे देगी। लेकिन होगा क्या, जब आपका रिवाइज रिटर्न फाइल करने का डेट निकल जाएगा 31 दिसंबर के बाद, आपसे जो रिटर्न आपने क्लेम किया उसके एविडेंसेस मांगेगी और आपके पास एविडेंसेस के रिटर्न में आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों आपके पास एकमात्र ऑप्शन बचेगा आईटीआर यू फाइल करने का। आपको गवर्नमेंट से अपनी जान का पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो आप आईटीआर यू फाइल करोगे, आईटीआर यू जब फाइल करोगे तो आपको मिनिमम 25% पेनल्टी विदिन 12 मंथ असेसमेंट ईयर के करते तब आपको 25% पेनल्टी। अदरवाइज आईटीआर यू आप अप टू 24 मंथ फ्रॉम द असेसमेंट ईयर कर सकते हो, लेकिन जब आप 12 मंथ बाद करोगे तो आपको 50% पेनल्टी हो जाएगी जो कि 25% फर्स्ट ईयर में लगती है। तो दोस्तों मेरा सजेशन है कि गलत डिडक्शंस क्लेम ना करें, कोई फेक डिडक्शंस क्लेम ना करें। ऐसा ना हो कि आज आप जो बेनिफिट लेने के चक्कर में आप रिफंड ले रहे हो, कल उसका नुकसान उससे ज़्यादा हो, फायदा कम नुकसान ज़्यादा हो, कल आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़े जो रिफंड आपने लिया है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, यदि आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।